अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिस्टर टंडन ने मेरे सर पर जो तलवार लटका रखी थी उससे मुझे निजात मिल गई थी। मेरा ख्याल था कि तिवाड़ी इस अमर से आगाह था कि टंडन साहब ने मेरे पीछे मुसलसल आदमी लगा रखे हैं। ताहम मैं अब भी चौकस था और ऐसी कोई हरकत करने को तैयार न था जो मुझे किसी जाल में उलझा देती। अब मेरे सामने सबसे पहला काम उस बेगुनाह पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान को भारतीय तशद्दुद से निजात दिलाना था जिस पर सेरस की तबाही का इल्ज़ाम ज़बरदस्ती जड़ दिया गया था। 2 रोज़ उस पर तशद्दुद नहीं किया गया था। मैं उससे मिलने गया तो उसकी हालत कदरे बेहतर थी। वो फर्श पर सीधा लेटा था। उसकी आंख की सोजन भी कम हो गई थी मगर रंग जर्द था और चेहरे पर खौफ व हिरास वैसे ही था। मुझे देखते ही वो हाथ बांध कर उठ बैठा और आजी से बोला, महाराज जी, मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो वीज़े पर यहाँ मामू से मिलने आया था। भारतीय इंटेलिजेंस के 2 जलाद किस्म के मरहटे उस पाकिस्तानी पर तशद्दुद करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने गुस्सैली नज़रों से पाकिस्तानी नौजवान की तरफ देखा और रौबदार आवाज़ में कहा, तुम बकवास करते हो, तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग देकर तकरीबकारी के लिए भारत भेजा गया है। पाकिस्तानी जमील अहमद ने आसमान की तरफ हाथ उठा दिया और बोला, मेरा खुदा और रसूल गवाह है महाराज, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। इस पर एक हिंदू मरहट्टे ने पूरी ताकत से पाकिस्तानी जमील अहमद को मुक्का जड़ दिया। जमील अहमद की चीखें निकल गईं। मेरा दिल चाहे कि इस मरहट्टे की गर्दन तोड़ डालूं, मगर मैं जहर के घोंट पी कर रह गया। सिर्फ हाथ के इशारे से मरहट्टे को एक तरफ हटने का इशारा किया। पाकिस्तानी जमील अहमद दोरा हो गया था। मैंने उसके बालों को खींचकर सर ऊपर उठाया और गजबनाक आवाज में कहा, अगर तुमने अपने साथी पाकिस्तानी एजेंटों के नाम पते न बताए तो मैं तुम्हें भी दूसरे पाकिस्तानी एजेंटों के साथ गोली से उड़ा दूंगा। हमने 4 पाकिस्तानी एजेंट पकड़े हुए हैं जिन्हें थोड़ी देर बाद खुद गोली से उड़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि थोड़ी देर सोच लो। फिर मैंने मरहट्टे सिपाहियों से कहा कि 4 पाकिस्तानी जासूसों को बाहर राहदारी की दीवार के साथ बांध कर खड़े कर दो। मरहट्टे मेरी बात समझ गए थे। वो तेजी से बाहर निकल गए। मैं पाकिस्तानी जमील अहमद से कुछ कहते कहते रह गया। ख्याल आया कि यहाँ यकीनन खुफिया माइक्रोफोन लगा हुआ होगा जो टंडन ने मेरी सरगर्मियों को नोट करने के लिए लगाया होगा। मैंने पाकिस्तानी को लात मारकर पीछे गिरा दिया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे मुसलमानों से राज उगलवाना आता है, अभी तुम्हें भी जहन्नम में पहुंचाता हूँ, साथ ही तेरे मामू और उसके बच्चों का भी कत्ल कर दिया जाएगा। बेचारा पाकिस्तानी नौजवान सिसकियां भर कर रोने लगा। मैं बाहर राहदारी में आ गया। अब यहाँ एक ड्रामा शुरू हो गया। मैं बुलंद आवाज से बोला, इन 4 को दीवार के साथ बांध दो। फिर थोड़ी देर बाद बुलंद आवाज में कहा, अब भी वक्त है, बल्कि यह तुम्हारा आखिरी वक्त है। अगर तुम इस वक्त भी अपने साथी पाकिस्तानी जासूसों का नाम और पते बता दो तो मैं तुम्हारी ना सिर्फ जान बख्शी कर दूंगा बल्कि तुम्हें पाकिस्तान की सरहद तक भी पहुंचा दिया जाएगा। एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गया। इसके बाद फिर चीख कर कहा, इन 4 को गोलियों से भून डालो। साथ ही मेरे साथी मरहट्टा सिपाहियों ने जो सफ़ेद कपड़ों में थे अस्टीन गन से खाली फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के बीच में उन मरहट्टा सिपाहियों ने एक साथ भयानक चीख भी बुलंद की, गोया ये फर्जी पाकिस्तानी जासूसों की आखिरी चीख थी। यह एक ड्रामा था जो किसी भी गैर मुल्की एजेंट से राज उगलवाने के लिए खेला जाता था। हकीकत यह थी कि मैं यह ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय महकमा पुलिस के साथ खेल रहा था। मकसद सिर्फ यह था कि यह रिपोर्ट जी रामामूर्ति और तिवाड़ी तक भी पहुंच जाए कि मैं बड़ी जान फिशानी से पूरी जिम्मेदारी और भारत माता की मोहब्बत में सरशार होकर अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। मैं वापस कोठड़ी में आया तो पाकिस्तानी नौजवान जमील अहमद की गग्गी बंधी हुई थी। अब मैं नहीं चाहता था कि इस पर मजीद तशद्दुद किया जाए, लेकिन मेरे मरहट्टा सिपाहियों में से एक हट्टे कट्टे बदमाश टाइप के कालू राम ने मेरे देखते ही देखते पाकिस्तानी नौजवान के सीने में इतना ज़ोर से लात मारी कि वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कालू राम को गर्दन से पकड़कर पीछे झटक दिया और वो दीवार से जा टकराया और हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे डांट पिलाते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, हमें इसको जिंदा रखना है, इससे मालूमात हासिल करनी है। अगर ये मर गया तो हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल करेंगे। मैंने जल्दी से पाकिस्तानी नौजवान को संभाला। उसे फ़ौरन कल्ले की डिस्पेंसरी में भिजवा दिया गया। मेरी मौजूदगी में उस बदनसीब पाकिस्तानी नौजवान ने, जो बिल्कुल बेगुनाह था, दम तोड़ दिया। मरहट्टा सिपाही कालू राम का ठुड उसके दिल के ऊपर जाकर लगा था। मेरा जी चाहा कि मैं इसी वक्त इस लम्हे कालू राम को शूट कर दूं,
मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया कि इस जालिम आदमी से अपने बेगुनाह पाकिस्तानी भाई के खून का बदला ज़रूर लूँगा। जब इस हादसे की खबर रामामूर्ति यानी भारतीय डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस को हुई तो वो सट पिटा कर रह गया। उसने मुझे और तिवाड़ी को सख्त डांट पिलाई कि हम लोगों के हाथ आई हुई सोने की चिड़िया निकल गई। उसने फौरन हुक्म दिया 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली शहर में आए हुए किसी और पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके पेश करो। मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या जवाब दूंगा? वो तीनों को डिसमिस कर देंगी। ये रामामूर्ति भी अजीब मिट्टी का बना हुआ था। तफ्तीश करने और सुराग और आसानी से काम लेने की बजाय वो खामखा पाकिस्तानियों को मौत के मुंह में झोंक रहा था। तिवाड़ी ने बाहर निकलकर मुझे कहा, मेहता कैप्टन जी, थाना तर्कमान गेट से रिपोर्ट लें कि इस महीने पाकिस्तान से कितने आदमी वीजे पर इस इलाके में आए हैं। उनमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं। तिवाड़ी ने यह बात यूं ही नहीं की थी। वो रात होने से पहले पहले किसी बेगुनाह पाकिस्तानी यात्री को जासूसी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहता था। मैं सोच में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाचार होकर तुर्कमान गेट पुलिस स्टेशन पर फोन किया तो मालूम हुआ कि 3 पाकिस्तानी हफ्ता पहले आए थे, मगर वो एक दिन गुजार कर वापस चले गए। मैं बड़ा खुश हुआ। तिवाड़ी ने अब दिल्ली के दूसरे इलाकों में फ़ोन करना शुरू कर दिया। वहाँ भी जो 2-4 पाकिस्तानी आए थे वो भी वापस जा चुके थे। असल में किस्सा ये हुआ था कि जब रामामूर्ति के कहने पर जमील अहमद नाम के पाकिस्तानी ज़ाहिर को जासूसी के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया तो ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई और जो पाकिस्तानी वहाँ वीज़े पर आए हुए थे उन्होंने फ़ौरन बोरियां बिस्तर बांधा और वापस पाकिस्तान रवाना हो गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। रामामूर्ति पेचोताब खा कर रह गया। अब उसने बम्बई आदमी दौड़ा दिए कि वहाँ से किसी पाकिस्तानी को पकड़ कर लाया जाए। मैंने मुंबई वाले पाकिस्तानियों को खुदा के सपुर्द किया और अपने दूसरे अहम मिशन की तरफ मुतवज्जे हो गया। मिस्टर टंडन की वफात के बाद उसकी जगह अब तिवाड़ी ने संभाल ली थी और तिवाड़ी की जगह कोई दूसरा अफसर आ गया था जिसका नाम विश्राम था। यह खालिस हेड क्लर्क टाइप का आदमी था, काम को और अपने दफ्तरी काम से काम रखने वाला। देखते ही हाथ जोड़कर राम राम करता। मिस्टर टंडन की जगह अब डीजी रामामूर्ति एक दिन छोड़कर सुबह को मीटिंग बुलाता था। मैंने उस पर अपना काफ़ी असर जमा लिया था। मुसलमानों का जानी दुश्मन था। मैं उसके सामने जी भरकर मुसलमानों के खिलाफ बोलता। मैंने इसका असर यह देखा कि रामामूर्ति मुझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगा। फिर इस सुब्रह्मण्य डायरेक्टर जनरल ने मुझे अपने एतमाद में ले लिया और बाज़ ऐसी खुफिया बातें भी बता दी जो तिवाड़ी को भी मालूम न थी। मसलन रामामूर्ति ने मुझे बताया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने बाज़ हिंदुओं को सिख बनाकर खालिस्तान की तहरीक में फूट डालने के लिए अमृतसर की अकाली दल पार्टी में छोड़ रखा है। उसने मुझे यह भी बताया कि भारत दैव सेना यानी एयरफोर्स के जवान इसराइली हवाबाजों के साथ मिलकर पाकिस्तान के कहूटा एटमी प्लांट पर हमला करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं चौंक पड़ा। मजीद मालूमात हासिल करने के ख्याल से मैंने रामामूर्ति से कहा, सर हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर देर कर दी तो पाकिस्तान ज़रूर एटम बम बनाएगा। डीजी रामामूर्ति मुस्कुराया। मुझे उसके टेढ़े मेढ़े दांत नजर आने लगे। कहने लगा, इसराइल हमारा सच्चा दोस्त है। वो भी पाकिस्तान से खौफजदा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं और इस्लाम के नाम पर एक सेकंड में मरने पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी में तरक्की न करने दे। रामामूर्ति की ज़बानी यह भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर कहूटा पर अनकरीब इसराइली पायलट इंडियन हवाबाजों के साथ मिलकर अचानक हमला करके उसे तबाह करने का इरादा रखते हैं। मैंने मजीद कुरेदा, मगर रामामूर्ति ने इससे ज़्यादा मुझे कुछ न बताया, बल्कि मुझे सख्ती से हिदायत की कि इसका जिक्र तिवाड़ी से भी ना करूं। मेहता, मैंने तुम्हें इंतहाई खुफिया बात बता दी है, मैं इसलिए कि तुम भारत माता के पुजारी हो और अखंडन भारत पर यकीन रखते हो, मगर इस बात का जिक्र हरगिज़ किसी से मत करना। मैंने भरपूर अज़म और एतमाद के साथ कहा, सर मैं इंटेलिजेंस का एक जिम्मेदार इंडियन ऑफिसर हूँ। भारत माता के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जान चली जाएगी पर यह राज किसी पर जाहिर नहीं होगा। डीजी रामामूर्ति बड़ा खुश हुआ। उसी रात मैंने पाकिस्तान में अपने बास से रब्ता कायम किया। उससे रब्ता कायम करना ज़रूरी हो गया था। मैंने कोड ज़बान में उसे कहूटा एटमी बिजली घर के बारे में दुश्मन के नापाक अज़ाइम का जिक्र किया तो उसने कहा, कल इसी वक्त तुम्हें एक ज़रूरी पैगाम दिया जाएगा। अपनी हिफाजत करो, तुम्हारी निगरानी हो रही है। स्टाफ। दूसरी तरफ से रब्ता मुनक़ते कर दिया गया। स्टाफ का मतलब यह था कि अब कोई पैगाम नशर न करूँ।
मैंने ट्रांसमीटर बंद करके उसे खुफिया जगह पर छुपा दिया। बांस की यह इतला मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि मेरी अब भी निगरानी हो रही थी। मेरे पीछे सीआईडी का आदमी लगा हुआ था। इसका मतलब यही था कि टंडन की मौत के बाद भी यह सिलसिला जारी था और लाजमी तौर पर मुझ पर शक किए जाने के राज में मिस्टर तिवाड़ी या डीजी रामामूर्ति भी शामिल थे। इस ख्याल ने मुझे रात को देर तक परेशान रखा। अगले रोज दफ्तर में भी बड़ा मोहतात रहा। तिवाड़ी और डायरेक्टर जनरल रामामूर्ति से बातें करते हुए भी यह एहसास मेरे हवास पर छाया हुआ था कि इन लोगों को मुझ पर शक पड़ चुका है। अब मेरी निगरानी इनमें से किसी के इशारे पर हो रही है। दफ्तर से मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। रास्ते में इधर उधर देखता रहा मगर मुझे अपने पीछे कोई मखसूस आदमी ताकुब करता नजर न आया। मगर बांस की इतना गलत नहीं हो सकती थी। उसके वसाइल मोतबर थे। रात को ट्रांसमीटर पर सिग्नल नशर करने से पहले मैंने दरवाजों को अंदर से अच्छी तरह से बंद किया। बेडरूम में सिर्फ टेबल लैंप ही जल रहा था। मैंने खास फ्रिक्वेंसी मिली तो दूसरी तरफ बांस मेरा मुंतजर था। उसने मरबूत जबान में कहा, लिखो। मैं पहले ही कापी पेंसिल निकाल कर बैठा था। उसने जो पैगाम लिखवाया उसका मफहूम यह था, उधमपुर जाकर जम्मू बोर्डिंग हाउस की मालका इंद्रानी से मिलो, उसे अपना कोड वर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगी। वहाँ से बाएं जाने आज़ाद कश्मीर की सरहद 33 मील के फासले पर रशी जाम पहाड़ी में इसराइल के थंडर हाक हेलीकॉप्टर कैमोफ्लेज करके रखे गए हैं। ये स्क्वाड पाकिस्तान के कहूटाइट में बिजली घर पर अचानक हमला करके उसे तबाह करने के वास्ते वहां लाया गया है। बाकी तफसीलात तुम्हें इंद्रानी बताएगी। इंद्रानी हिंदू नहीं क्रिश्चियन लड़की है। वो हमारी एजेंट है और इसराइलियों की अजली दुश्मन है। सीना की जंग में उसके माँ बाप और बहन भाई इसराइली बमबारी से हलाक हो गए थे। तुम्हें जल्द वहां पहुंचकर इसराइली थंडर हाक के स्क्वाड्रन को तबाह करना होगा। काउटा की फिजा हमने महफूज कर रखी है, लेकिन इसराइली थंडर हाक जदीद तरीन अमरीकन हेलीकॉप्टर हैं। तुम्हारे पीछे जो आदमी तुम्हारी निगरानी पर लगा हुआ है उसकी तुम फिक्र न करो, उसे हमारे आदमी संभाल लेंगे। तुम फौरन उधमपुर पहुंचो, वक्त बहुत कम रह गया है। कहूटा काइट में बिजली घर पाकिस्तान की सनती तरक्की का लाजमी जुजू है, उसे हर कीमत पर हमें बचाना है। ओके, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। मैंने इस पैगाम को 2-3 बार पढ़ा और ज़रूरी चीज़ें अपने जहन में अच्छी तरह से बिठाई, फिर कागज़ को जलाकर बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। एक बार फिर वही मुश्किल तरीन मरला मेरे सामने था, यानी दिल्ली से छुट्टी लेकर उधमपुर जाना। बास के कहने पर मैं अपनी हुक्मरानी करने वाले जासूस की जानब से आधा तो मुतमईन हो ही गया था, आधा परेशान था। उस शख्स को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रामामूर्ति की तरफ से या मिस्टर तिवाड़ी की तरफ से मेरे पीछे लगाया गया था। मैं किसी तरह छुट्टी लेकर दिल्ली से अगर बाहर जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि यह शख्स मेरे ताक़ुब में पीछे पीछे आएगा। क्या बांस के इशारे पर हमारा कोई एजेंट उसे अगवा कर लेगा? क्या वो उसे मौत की नींद सुला देगा? इस मुश्किल का मेरे पास कोई हल नहीं था, मगर उधमपुर जाना भी बहुत ज़रूरी था। अगरचे पाकिस्तानी पैल्टों का शुमार दुनिया के नंबर 1 और बेहतरीन हवाबाजों में होता है और वह दुश्मन के किसी हमले से निपटने के लिए हर तरह से चौकस थे। इसके बावजूद अमेरिका ने इसराइल को जो जदीद तरीन थंडर हाक हेलीकॉप्टर दिया और भारत के किसी खुफिया हेलीपैड से वो कहूटा पर जो तबाहकुन हमला करना चाहता था, उसमें खतरा था कि हमारे कहूटा में बिजली घर को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुझे कहूटा प्लांट को बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी, जो मैंने पहले ही से लगा रखी थी, मगर इस मिशन के लिए जोश से ज़्यादा होश और बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई कि उधमपुर जाने के लिए क्या बहाना बना। सुबह उठा तो रात के तफक्कुरात की वजह से सर दर्द कर रहा था। मैंने चाय के साथ सर दर्द दूर करने वाली गोली खाई और गुस्ल खाने में घुस गया। नाश्ता करने के बाद गाड़ी निकालकर दफ्तर की तरफ रवाना हुआ तो जहन एक ही बात सोच रहा था कि उधमपुर कैसे पहुंचूं। मैं दफ्तर वालों से यह बात पोशीदा रखना चाहता था कि मैं उधमपुर जम्मू जा रहा हूं। मेरा एक चचा दरगाह दास जो पहले मुंबई में कपड़े का कारोबार करता था, अब नागपुर मुंतकिल हो गया था। पहले सोचा कि उसकी बीमारी का बहाना बनाकर नागपुर चला जाऊं और वहां से जम्मू पहुंच जाऊं, मगर इसमें बड़ा वक्त ज़ाय होता। नागपुर भारत के वस्त में है। काफ़ी सोचो विचार के बाद आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे फिर एक हार्ट अटैक से काम लेना होगा। मैंने शाम को सजाता को साथ लिया और नई दिल्ली के एक रेस्तरान में चाय पीने आ गया। सजाता मेरी तरफ से मुतमईन थी क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि 1 साल बाद मैं उसे शादी कर लूँगा। हम कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। सजाता चाय बना रही थी। रेस्तोरान की फिजा बड़ी पुरसकून थी। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया
और फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत एकदम से सीने पर हाथ रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। सजाता ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है डेरा? मैंने कोई जवाब न दिया और कुर्सी से नीचे लुढ़क गया। नीचे कालीन का फर्श था। मैंने आंखें बंद कर ली और जाहिर ये किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। सजाता ने घबरा कर मेरा सर अपनी गोद में रखा और चिल्ला कर बोली, डॉक्टर को फ़ोन करो, डॉक्टर को फ़ोन करो। रेस्तोरां में कुछ लोग भाग कर मेरे करीब आए। फिर मुझे गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं जानबूझकर उखड़े उखड़े सांस ले रहा था ताकि मेरी ईसीजी हो तो दिल की धड़कनों में फ़र्क पैदा हो जाए। मैं बेहोशी के आलम में भी अपने जिस्म को थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हल्के झटके भी दे रहा था। मैंने यह खुद साख्ता बेहोशी अपने ऊपर रात गए तक तारी रखी। सजाता के माता पिता चले गए मगर सजाता मेरे पास ही रही। दूसरे रोज़ मैंने यह जाहिर किया कि अब मैं खुद को सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ। दफ्तर वालों को सुबह खबर मिली। 9 बजे सब लोग मेरी इयादत को आए। डीजी रामा मूर्ति और मिस्टर तिवाड़ी भी आए। मैंने वहीं ये बात उन्हें बता दी कि डॉक्टर इस बार मेरे लिए किसी सेहत अफजा मकाम पर 2-3 महीनों के लिए जाने को कह रहे हैं। डीजी रामा मूर्ति ने कहा, कैप्टन मेहता, तुम्हें पहली फुर्सत में किसी सेहत अफजा मकाम पर चले जाना चाहिए। मैं अभी से तुम्हारे लिए 6 माह की रुख्सत मंजूर करता हूँ। मैंने कहा, सर, मैं इतनी देर अपने दफ्तरी फ़राइज़ से बेताल्लुक़ नहीं रह सकता। मेरे लिए 2 माह की रुख्सत ही काफ़ी होगी। इस बार मैंने भारत का जो सेहत अफजा मकाम चुना वो शिमला था। सजाता अपनी माता को लेकर मेरे साथ जाने पर मिसर थी। मैं उसे कैसे अपने साथ ले जा सकता था? बड़ी मुश्किल से इन बलों को अपने से अलग किया और एक रोज़ हवाई जहाज़ में सवार होकर शिमले की तरफ रवाना हो गया। मेरी निगरानी करने वाला अगर मेरे पीछे लगा हुआ था तो मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं थी। मुझे मालूम था कि हमारा कोई न कोई एजेंट शिमला पहुंचते ही उसे अपने काबू में कर लेगा। अलबत्ता मैं उस चेहरे की तलाश में ज़रूर था। शिमला में पहाड़ी ढलान पर बने हुए एक पुरसकून वाला होटल के एक कमरे में ठहर गया। सुबह शाम मैं छड़ी लेकर पहाड़ी सड़क पर ऐसा ऐसा सैर करने निकल जाता। मेरा मकसद अपने पीछे लगे हुए आदमी को तलाश करना था। तीसरे रोज़ मैंने एक आदमी को जो लंबी बरसाती पहने हुए था अपने पीछे आते देखा। बहुत जल्दी मैंने मालूम कर लिया कि यही वो आदमी है जो मेरे पीछे निगरानी के लिए लगाया गया है। जब तक ये मेरे पीछे लगा रहेगा मैं अपने नए मिशन पर रवाना नहीं हो सकता था। मुझे उस लम्हे का इंतज़ार था जब हमारा एजेंट इसे गायब कर देता। हमें जब एक दूसरे की जानब से कोई बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि इस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। कहूटा को बचाने का मिशन कोई मामूली मिशन नहीं था। मुझे यकीन था कि अपना एजेंट मेरे पीछे लगे हुए आदमी को बहुत जल्द इस तरीके से ठिकाने लगाएगा कि पीछे हमारे हेड ऑफिस को पहले तरह से सब ठीक है कि इतला मिलती रहेगी। चुनाचे मजीद 2 दिन जब गुजरे तो मेरा पस मंज़र साफ था। यानी अब मेरे पीछे वो बरसाती वाला पुरस्कार जासूस नहीं लगा था। हमारे एजेंट ने मेरे अहम तरीन कहूटा मिशन के लिए रास्ता साफ कर दिया था। इसकी मुझे कोई इतला नहीं दी गई, लेकिन जब तक मुझे अल क्लियर का इशारा न मिल जाता मैं कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। पॉकेट साइज का ट्रांसमीटर मैं अपने साथ ही लाया था। चुनाचे उसी रोज़ रात को मैंने अपने बॉस से रब्ता कायम किया तो उधर से बॉस ने झिंझला कर कहा, तुम अभी तक शिमले में बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारी निगरानी करने वाला गायब कर दिया गया है। तुम्हारे हेड ऑफिस को सब ठीक है कि इतला मिलती रहेगी। तुम फौरन अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाओ। दूसरे दिन मैंने पतलून और जैकेट पहनी, सियाहों वाला चमड़े का थैला कांधे से लटकाया और होटल वालों को डलहौजी जाने का कहकर एयरपोर्ट पर आ गया। यहाँ से जहाज़ पकड़ा और उसी रोज़ जम्मू तवी पहुँच गया। दोपहर का खाना मैंने एक रेस्तोरां में खाया, फिर बस पकड़ी और उधमपुर की तरफ चल पड़ा। बस तोवी दरिया के दूसरे पुल से गुजरने के बाद जम्मू श्रीनगर रोड पर आ गई। जम्मू वादी की गजरियाँ, फालसे और नाशपातियों की टोकरियाँ सरों पर रखे जम्मू शहर की तरफ जाती नजर आई। ऊपर एक जने पहाड़ों की बुलंदियों पर वाक़ माता के मंदिर का कुल्स नजर आ रहा था। सर्दियों में यहाँ की यात्रा करना हिंदुस्तान के कोने कोने से यात्री आते हैं। अब बस श्रीनगर की सड़क पर जा रही थी। आगे उधमपुर था। बस उधमपुर रुकी तो मैं भी दूसरे 3-4 मुसाफिरों के साथ उतर गया। उधमपुर से आगे वादी कश्मीर का पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। उधमपुर एक अच्छा खासा शहरनुमा पहाड़ी कस्बा है। उन दिनों वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी। अब तो वहाँ एक बहुत बड़ी छावनी बन गई है। उन दिनों यहाँ अभी छावनी नहीं बनी थी। मैं उधमपुर की आबादी में दाखिल हो गया। ऊंची नीची पहाड़ी सड़कों की दोनों जानब मकान बने हुए थे। मुझे जम्मू बोर्डिंग हाउस की तलाश थी। एक डोगरे सिपाही से जम्मू बोर्डिंग हाउस का पता पूछा और आबादी की जनूबी सरहद से निकलकर एक खुशनुमा वादी में आ गया।
यहाँ अखरोट और बादाम के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साए में एक ढलानी छत वाला बोर्डिंग हाउस बना हुआ था, जिसकी पेशानी पर बरामदे के ऊपर अंग्रेजी और हिंदी में जम्मू बोर्डिंग हाउस लिखा था। बोर्डिंग हाउस की एक मंजिला इमारत बता रही थी कि इसमें 6-7 कमरों से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। सितंबर का महीना शुरू होने वाला था, इसलिए मुसाफिर कम ही नजर आ रहे थे। बोर्डिंग हाउस के बरामदे के सामने एक लॉन था, जिसमें बेंत की कुर्सियां और मेजें लकड़ियों की शक्ल में पड़ी थीं। धूप निकली हुई थी, मौसम ठंडा था। एक मेज के गिर्द सिख फैमिली धूप में बैठी चाय वगैरह पी रही थी। बरामदे में से एक डोगरा बेरा हाथ में कांसी की थाली लिए गुजर गया। मैं बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर बरामदे के चौबी फर्श पर कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने एक मेज थी और उसकी दूसरी जानब भी बेद की एक कुर्सी पड़ी थी। मेरा रुख बरामदे की दूसरी जानब था, जिधर गालबन बोर्डिंग हाउस का दरवाज़ा था। इस दरवाजे पर पर्दा गिरा हुआ था। अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो नौकरों को शायद कुछ हिदायत दे रही थी। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और मेज़ पर टांगे फैलाकर मज़े से सिगरेट पीने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। बादाम के गुंजान दरख्तों में से बादामों की धीमी धीमी महक आ रही थी। इतने में एक नौजवान बेरा मेरे पास आ गया और बोला, साहब जी क्या लाऊं, चाय या काफ़ी? मैंने अपना सफरी थैला कुर्सी के पास ही रखा हुआ था। मैंने सिगरेट का कश लगाकर कहा, यहाँ कमरा मिल जाएगा। बेरे ने जल्दी से कहा, मिल जाएगा साहब, आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ, मगर पहले आप रानी जी से बात कर रहे हैं। मैंने पूछा, रानी जी कौन है? बेरे ने कहा, जी बोर्डिंग हाउस रानी जी का ही है, वो उधर सामने वाले कमरे में बैठी हैं। आइए मेरे साथ रजिस्टर में नाम पता दर्ज कर दें। मैंने थैला उठाकर कंधे से लटकाया और बरामदे के कोने वाले कमरे का पर्दा हटाकर बेरे के साथ कमरे में दाखिल हो गया। मैंने एक औरत को देखा कि मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। उम्र 30-35 के दरमियान होगी। उसके बाएं हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। बेरे ने जाते ही कहा, यह साहब कमरा लेना चाहते हैं। औरत ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भूरी थीं। एक नज़र मुझे बेनियादी से देखा और फिर रजिस्टर पर इंतराज करने लगी। सिर्फ इतना कहा कि कितने दिनों के लिए कमरा चाहिए। मैंने थैला कुर्सी पर रखते हुए कहा, जब तक इस वादी में बर्फ गिरना शुरू नहीं हो जाती। औरत ने, जो यकीनन बोर्डिंग हाउस की मालिक इंद्रानी ही थी, मेरी तरफ देखे बगैर मेज से एक छोटा रजिस्टर उठाया और मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, इस पर अपना नाम पता लिख दें। मैंने रजिस्टर खोला और उसके सफ़े पर अपना फर्जी हिंदवाना नाम और अमृतसर का पता लिख दिया। औरत ने मशीनी अंदाज में कहा, 100 रुपया रोज़ किराया होगा, खाना पीना इसमें शामिल है, 500 रुपये एडवांस होंगे। फिर दराज में से चाबी निकाल कर बेरे की तरफ उछाल दिया, इन्हें कमरा दिखा दो। बेरे ने चाबी उठाते हुए कहा, साहब पेमेंट कर दें और चलकर कमरा देख लें। मैंने बटुए में से 600 रुपये निकाल कर इंद्रानी के सामने रख दिए और अंग्रेजी में कहा, क्या आप अपने बोर्डिंग हाउस में आने वालों से कोई बात नहीं करती हैं? उस औरत ने अभी मेरी तरफ आंख उठाकर देखे बगैर कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर, आप अपने कमरे में जाएं, रसीद आपको वहीं मिल जाएगी। लंच ठीक 1 बजे डाइनिंग रूम में होता है। मैंने शुक्रिया कहा और बेरे के साथ अपने कमरे में आ गया। कमरे में हर शय करीने से रखी थी। बिस्तर भी लगा हुआ था, बाथरूम साथ ही था। मैंने बेरे को जाने का इशारा किया और गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी की और टाइम देखा। 5 में अभी 1 घंटा बाकी था। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। मुझे सबसे पहले बोर्डिंग हाउस की मालिका का नाम दरियाफ्त करना था।